हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं है, उस पर भी कंट्रोल है। 7 फेज में इलेक्शन कराने से किसी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। देश से ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि 7 फेज में इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। जैसे बीजेपी है उसके बारे में वो दिखाते हैं, बड़ा चेहरा बना के दिखाते हैं कि भाई आज मोदी की लहर आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 की डेट आ चुकी है, जो कि है 19 अप्रैल से 1 जून। और दोस्तों ये इलेक्शन 7 फेज में होना है, जिसका रिजल्ट आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। दोस्तों लोकसभा इलेक्शन से जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं, तो आइए आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों की तह तक जाते हैं और इन्हीं सारी सवालों के बिहाफ पे आज हम समझेंगे कि क्या लोकसभा इलेक्शन में जो धांधलीबाजी हो रही है, या मैं 2019 की बात करूं या मैं 2014 की बात करूं, किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों गड़बड़ी होती है, कहां विपक्ष को लुप्त कर दिया जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ों को घोल मेल कर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या कहता है, क्या उसका तर्क है। तो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोकसभा इलेक्शन 7 फेज में हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 2 सवाल और 2 बातें हैं जिनकी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का यह कहना है कि 7 फेज में इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं थी। भाई लोग क्या सोच रहे हैं ये तो उनके भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कहता है हमें ये भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले क्या भाई 7 फेज में इलेक्शन कराने से किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो कितना ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो हम आज की इस वीडियो में हर चीज़ समझेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि 7 फेज में इलेक्शन कराना कहीं ना कहीं उसके लिए सही है, क्योंकि वो बेसिकली हर चीज़ को देखता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हर काम को करता है। अगर आप देखेंगे तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था वो 9 फेज में हुआ था। तो सारी चीज़ों को समझा जाए, देखा जाए कि 2019 में 9 फेज में इलेक्शन कराया गया, अब 2024 में वही इलेक्शन 7 फेज में, वो भी 3 स्टेट में कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े स्टेट हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से हमें ये चीज़ करानी पड़ती। 7 फेज में इलेक्शन क्यों? और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस क्या है, अब मेन ये बात आ गई कि भाई आप लोगों को भी जानना होगा कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटी पर्पस है जो कि सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट में 7 फेज में इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी स्टेट में एक ही साथ इलेक्शन हो जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आर्मी आपकी वहाँ रहती है, सिक्योरिटी पर्पस से आर्मी क्या कहते हैं वोटिंग जहाँ होती है वहाँ पर रहती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कई जगह ऐसे होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दंगे होना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं पर्पस से सिक्योरिटी को देखते हुए इन 3 स्टेट में इलेक्शन कमीशन ने 7 फेज में वोटिंग को रखा है। तो ये इलेक्शन कमीशन का तर्क है। लेकिन अगर अब बात करें जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी बीच में उठी थी, जो कि 2029 तक लागू करने की भी बात हो रही है। तो अब मैं यही जानना चाहता हूं, या ये मेरा एक तरीके से सवाल है सबसे, कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है और वो भी 2029 तक, तो अगर 7 फेज में इस तरीके से इलेक्शन कराए जा रहे हैं 3 स्टेट में, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा 2029 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन? और ये चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमें हर तर्क को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन काम करता है। अब जैसे देखिए दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो
मैं इलेक्शन कमीशन से ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो 2029 तक अपनी सिक्योरिटी को, अपने मशीनरीज को इतना अपग्रेड कर पाएगा कि वो 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन करा सकता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूँ जो हमारी ईवीएम मशीन है या फिर हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, ये 3 स्टेट में अगर 2024 जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो 7 फेज़ में वोटिंग होनी है, वो क्या कहते हैं 3 स्टेट में ही हो रही है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो क्या अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सोच के ये कर रहा है कि भाई मेरे पास इतनी मशीनरी है, मेरे पास इतनी सिक्योरिटी फोर्स है, तो मैं उसको वहाँ पर भेज के पूरा प्रॉपर हैंडल करके हर चीज़ कराऊंगा, वोटिंग होगी, वोट्स पड़ेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो ये कितना सही है कितना नहीं सही है ये तो इलेक्शन कमीशन जानता है। लेकिन मैं यही सवाल उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या यही सेम चीज़ वो 2029 तक कर पाएंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो पाएगा? ये जो कही जा रही है ये बात कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन किस बिहाफ पे आप करेंगे जब आपके पास आज की ही डेट में इतनी मशीनरीज नहीं अवेलेबल हैं, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं अवेलेबल हैं, और वो भी एक साथ आप ये इलेक्शन कराना चाहते हैं? क्योंकि देखिए ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही थी और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि भाई देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कराना एक साथ इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हर जगह का मौसम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। हर जगह की आप देखिए, हर जगह चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा सकती हैं। सिक्योरिटी, अगर आप एक जगह इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे आप अगर सारी सिक्योरिटी भेज देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भेज देते हैं, तो फिर दूसरी जगह इलेक्शन सेम टाइम पे कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी आधी सिक्योरिटी तो वहीं पे लगी हुई है और आप सोच रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटीज़ में मैं यहाँ पे काम का ये वोटिंग करा दूँ, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है और इसके बारे में आप लोगों को भी सोचना चाहिए। बाकी वन इलेक्शन वन नेशन का जो फंडा है वो देखते हैं किस तरीके से लागू हो पाता है, किस तरीके से चीज़ें अपग्रेड होती हैं, ये 2029 तक हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है ओपोजिशन। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे ये देश से ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। मैं भी कह रहा हूँ पूरी तरीके से ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो ख़त्म ही हो गई हैं, क्योंकि देखिए ओपोजिशन पार्टीज़ कहाँ से निकल के आए? जब उन्हें आप दिखाओगे ही नहीं तो वो कहाँ से आएंगे सामने? ऐसा तो है नहीं कि ओपोजिशन पार्टीज़ मेहनत नहीं कर रहे हैं या वो अपनी फील्ड में उतरकर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं। बस जो मेरा तर्क है, जो मेरा मानना है, भाई देखिए सबका मानना अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, और जो भी लोग और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ये मैं डायरेक्टली उनसे कह रहा हूँ कि जो भी आपको बुरा भी लग सकता है ये मेरी बात, कि ओपोजिशन कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है, बस उसे दिखाया नहीं जा रहा है। अब मैं ओपोजिशन में बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्सन को टारगेट कर रहा हूँ या मैं किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं सबको यहाँ बता रहा हूँ। अब जैसे अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, जैसे लीड में बीजेपी पार्टी है जो कि एक प्रॉपर लीड करके काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो इसमें भी कई सारे लूप होल्स बने हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे जो मीडिया चैनल्स हैं, मैं मीडिया चैनल्स की ही बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप देखेंगे कि मीडिया चैनल्स जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं, या जो मेन लीडिंग पार्टी है जैसे बीजेपी है उसके बारे में वो दिखाते हैं, बड़ा चेहरा बना के दिखाते हैं कि भाई आज मोदी की लहर आ गई, इतनी मोदी की ही लहर 2024 में भी रहेगी, इस तरीके की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं या बड़ी बड़ी क्या कहते हैं हेडलाइंस लिख के आती हैं। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ओपोजिशन को छुपा दिया गया है या वो पूरी तरीके से छुप गए हैं। अब मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ, आप इससे भी समझ जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूँ अगर कांग्रेस की, जैसे कांग्रेस में मैं राहुल गांधी की बात करूं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले की तरीके से एकदम छुपे हुए हैं या वो कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में कि राहुल गांधी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं से एक बार फिर से उभर के आई है, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। जैसे कि आप देखोगे भारत जोड़ो यात्रा, आप लोगों को नहीं पता होगा या भाई आप लोगों को कैसे भी पता हो कि भारत जोड़ो यात्रा में कितने लाखों लोगों ने ज्वाइन किया था राहुल गांधी को पर्सनली, रोड शो के दौरान ही कितना राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बाइट्स जो मीडिया पे बीच बीच में कभी कभार आ गई थी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें आ गई थी, तो उसके थ्रू किस तरीके से आपने देखा होगा कि लाखों लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई अगर राहुल गांधी के साथ इतने लोग चल रहे हैं तो वो उनके साथ जुड़े हैं।
लेकिन अब अगर आप स्ट्रीम मीडिया की बात करोगे तो उन्हें दिखाया ही नहीं गया। बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इतना संघर्ष करके इतनी बड़ी यात्रा को तय किया। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर स्ट्रीम मीडिया जो हमारी है, अगर वो चीज़ ये दिखाएगी नहीं तो फिर कैसे हमारे ओपोजिशन जिंदा रह पाएगा। जब लोग जानेंगे ही नहीं कि यार हमारे देश में ओपोजिशन है भी, जब लोगों को यही नहीं पता है कि ओपोजिशन है, तो वो सिर्फ एक ही आदमी को देखेगा ना, वो एक ही चीज़ के बारे में जानेगा कि भाई जो आप टीवी पे दिखा रहे हो वो टीवी पे दिख रहा है और लोग देख के समझ रहे हैं और वही चीज़ कर रहे हैं, और उनके दिमाग में वही बैठा है कि नहीं भाई जो है यही है, सब कुछ यही है, क्योंकि मीडिया तो वही दिखा रहा है ना। लेकिन आप देखोगे जो भी चीज़ें मीडिया दिखाता है वो कहीं ना कहीं एक टारगेट ऑडियंस को लेके दिखाता है। उसको जो मेन मुद्दा दिख जाता है वो वही दिखाने की कोशिश करता है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी के डायरेक्टली फोकस नहीं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी इस तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर आप यहीं सोशल मीडिया का देखो, हर पार्टीज़ के आईटी सेल्स हैं जो वर्क भी कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी गया होगा कि वोटिंग से रिलेटेड, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 स्टार्ट हो चुका है और इससे रिलेटेड आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा होगा, कॉल भी आ रही होगी कि जैसे मेरे पास भी एक कॉल आई थी कि सर वो आप इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आप किसको वोट देंगे। मतलब आपने इससे पहले 2019 में किसको वोट दिया था और 2024 में आप किसको वोट देना चाहेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर पूरा एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और ये कितना सही है कितना गलत है ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये चीज़ कहता है कि अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप ओपनली करो। क्योंकि देखो जो भी चीज़ें होती हैं वो ओपनली ही की जाए। जैसे अगर आप कोई भी पार्टी रैली कर रही है तो वो उसके पार्टी के फंड से ही वो चीज़ करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हर चीज़ को समझना देखना जो कि ब्लाइंड तरीके से छुपा दी जाती हैं, आपकी आंखों के सामने से ही वो चीज़ ऐसे क्रॉस हो जाती है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि बेसिकली क्या काम हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अब ये भी कहेंगे कि यार तुम तो एंटी हो चुके हो, किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके ये चीज़ें बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो समझदार है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है भाई वो जिसको जो बोलना है वो बोले, क्योंकि सबके पास फ्रीडम है बोलने का। मेरे पास फ्रीडम है, मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आप तर्क को समझेंगे तो देखिए, अगर मैं बात करूं जो स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो चीज़ें गायब कर रही है, किस तरीके से गायब किया जा रहा है या ओपोजिशन पार्टीज़ खुद ही गायब हो चुकी है, तो हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न हो। और एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि ओपोजिशन पार्टीज़ कहीं ना कहीं हद तक खुद से भी देखा जाए तो वो उलझ चुकी हैं, अपने अंदर में ही उलझी हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस इतना बड़ा गुट बना है, कई सारी पार्टियां एक साथ आई हैं, कई सारे लोग एक साथ मिलके एक पार्टी क्रिएट किए इंडिया अलायंस, और उसमें काफ़ी सारे मुद्दों को बनाया गया कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि इंडिया अलायंस में मतलब लोकसभा इलेक्शन एकदम नज़दीक आ चुका है और अभी तक इंडिया अलायंस में कोई बड़ा चेहरा ही सामने निकल कर नहीं आ पाया। खाली ये लोग एक ही बात रटते हैं कि नहीं भाई जो हमारी पार्टी है ओपोजिशन, जो उनकी पार्टी है यानी इंडिया अलायंस की ओपोजिशन जो पार्टी है वो एक ही चेहरे पे लड़ रही है। ये मतलब बेसिकली बीजेपी को टारगेट करते हैं कि यार वो एक चेहरा लेके चल रहे हैं, तो आप भी लेके आओ यार चेहरा। आप क्यों नहीं लेके आ रहे हो? इतने टाइम से आपने भी कोई चीज़ें रखी नहीं अपने सामने। इंडिया अलायंस में खाली चीज़ें उलझी हुई हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लोग उलझे हुए हैं। इसी चक्कर में नीतीश कुमार ने भी पार्टी से छोड़ के एनडीए में वो शामिल हो गए और बहुत सारा पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो ये कितना सही है कितना नहीं सही है ये चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम फेक न्यूज़ को रोकेंगे। You should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. लेकिन मैं आपको बता दूं फेक न्यूज़ कब रोकी या इलेक्शन कमीशन ने फेक न्यूज़ को कब रोका, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती हैं वो खुद पार्टी के आईटी सेल के द्वारा ही की जा रही हैं।
लोग उसमें ही उलझ रहे हैं, बेसिकली एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जो कि प्रॉपरली फेक न्यूज़ को फैलाने का काम कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। दोस्तों इसके बाद मैं बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ने न्यूज़ मीडिया को एक हिदायत दी है कि आप ऐसी न्यूज़ न चलाएं जिससे किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो कि अभी मैंने एक बात कही थी कि लोग बड़े बड़े ऐसे टाइटल लिख देते हैं कि इस बार मोदी की लहर, तो इससे कहीं ना कहीं ये एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और एक पार्टी को टारगेट करके ये चीज़ दिखाना मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है। और ये सेम बातें वही रिपीट हो रही हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो भी चीज़ें बताता है लेकिन अब यही है ना कि इलेक्शन कमीशन अगर ये चीज़ें बता रहा है तो क्या इसको लेकर न्यूज़ मीडिया वाले जो भी चैनल्स हैं वो क्या इन चीज़ों को समझ रहे हैं और क्या वो ये चीज़ें कर रहे हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों क्या इलेक्शन कमीशन से भी ये चीज़ें बोलता ही है या इस पर ध्यान भी देता है? तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और समझना चाहिए, सिर्फ उन्हें बोल के चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इस पर वो एक्शन ले। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को न्यूज़ मीडिया चैनल्स को ये भी एडवाइजरी देनी चाहिए कि जिस तरीके से वो क्या कहते हैं बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की न्यूज़ को कवर करने में टाइम देते हैं, उसी तरीके से वो ओपोजिशन पार्टीज़ को भी कवर करने में टाइम दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। तो वही सेम फंडा हो गया। इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ को फोकस करना होगा, तभी आप समझ लीजिए कि एक निष्पक्ष तरीके से इस देश में चुनाव हो पाएगा। वरना इसी तरीके से लोग धांधली करते रहेंगे और बहुत, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा देश है इंडिया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं। तो अगर हम स्ट्रिक्टनेस नहीं लाएंगे तो हमारे देश में इसी तरीके की चीज़ें होती रहेंगी और हम उससे बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है। और देखिए दोस्तों, जिस तरीके से न्यूज़ मीडिया वाले या ओपोजिशन पार्टीज़ गायब हो रही हैं इंडिया में, ये कहीं ना बहुत ख़राब बात है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर अगर ओपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर वही तानाशाही वाली बात आ गई कि एक ही आदमी रूल करता रहेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग या पब्लिक जो है उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं कि मैं कह सकता हूँ। और ये हम जैसे लोगों को ही समझना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को ही सवाल उठाने पड़ेंगे, तभी बदलाव हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दोस्तों देखिए ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एज अ वोटर हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हीं लोगों को वोट दें या उन्हीं लोगों को चुनें जो हमारे लिए काम करें या हमारे देश के लिए काम करें। क्योंकि देखिए जो काम करेगा वही टिक पाएगा और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है आज के टाइम में। क्योंकि अगर हम उस इंसान को अपना एक राजा बना के रख देंगे जो कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ वो धन खाने के लिए बैठा है या कुछ भी करने के लिए बैठा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो हमें जो टारगेट लेके चलना है कि एज अ वोटर हम उसी इंसान को गद्दी पर बैठाएं जो हमारे लिए सही है, हमारे देश के लिए सही है और हमारी देश की ग्रोथ के लिए सही है, यानी जीडीपी के लिए सही है। तो हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है और हमें एज अ वोटर अपने देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो अपने देश को संभाल सकते हैं। क्योंकि हमारे चुनने की जो शक्ति होगी, जो हम जिस भी इंसान को हम अपने देश पे बैठाएंगे, अपने राजा को बैठाएंगे, वही हर चीज़ को लीड करके समझेगा, करेगा। वरना बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।